नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दशहरा के मौके पर बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की। उन्होंने इस पार्टी को भारत राष्ट्रीय समिति नाम दिया है। लॉन्चिंग के लिए उन्होंने दोपहर 1:19 का मुहूर्त रखा था। उन्होंने कहा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अब बीआरएस बन गई है। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और डीएमके के सहयोगी थोल तिरुमावलम मौजूद थे। केसीआर ने 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेशनल पार्टी लॉन्च की है। यह बड़ा कदम उठाने से पहले उन्होंने पिछले दिनों बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन, केरला के पिनराई विजयन और उड़ीसा के नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। पार्टी के 280 से ज्यादा कार्यकारी सदस्य, विधायक और सांसदों ने टीआरएस को भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस में विलय करने का प्रस्ताव पास किया। टीआरएस को अप्रैल 2000 में लॉन्च किया गया था। सूत्रों के मुताबिक केसीआर 9 अक्टूबर को दिल्ली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और अपने राष्ट्रीय एजेंडे की डिटेल्स बताएंगे। पार्टी की लॉन्चिंग के बाद केसीआर समर्थकों ने हैदराबाद में जश्न मनाया। तीसरे मोर्चे को मजबूत करने और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए केसीआर 31 अगस्त को पटना पहुंचे थे। वह लगभग 5.25 घंटे तक पटना में रहे। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ गलवान शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और तेलंगाना सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी। इसके बाद नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी सत्तारूढ़ दलों के साथ बैठक की। केसीआर ने इस साल मई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल से मिलने के बाद केसीआर ने बताया कि भाजपा की नीति, राष्ट्रीय राजनीति, भारत के विकास में राज्यों का योगदान के साथ ही कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत की। इससे पहले केसीआर ने 21 मई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दिल्ली में मुलाकात की थी। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने केंद्र में सत्तासीन भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर चर्चा की। इसके साथ ही वैकल्पिक राजनीतिक एजेंडा पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल तमिलसाई और सीएम केसीआर ने विजयदशमी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रमाण है कि सत्य की ही जीत होती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी से हरा भरा और सुंदर वातावरण बनाने का प्रयास करने का आह्वान किया। सीएम केसीआर ने विजयदशमी मनाकर सभी लोगों के सुख समृद्धि के साथ फलने फूलने की कामना की, जो धर्म स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, जिसने कुछ ही समय में विकास हासिल किया है और राज्य को सबसे आगे रखा है, देश के लिए एक मिसाल बन गया है। बंडी संजय ने पार्टी नेताओं से आह्वान किया है कि उपचुनाव खत्म होने तक भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता मुनगोड़ में ही जमे रहे। बंडी ने आरोप लगाया कि केसीआर एक वोट के लिए मतदाताओं के बीच 30-30 हजार रुपए प्रति वोट बांटकर जीत की तलाश कर रहे हैं। हमें इस चुनाव के माध्यम से एक बार फिर भाजपा की हिम्मत दिखाने का मौका मिला है। आप सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा। बंडी संजय ने पिछले उपचुनाव की पृष्ठभूमि में पार्टी नेताओं के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुनगोडु में पार्टी की जीत के लिए मनोहर रेड्डी के प्रयासों की सराहना की। वहां के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार विरोधी वोटों को बांटने की साजिश कर रही है और कांग्रेस को फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कम्युनिस्ट पार्टियों को आर्थिक मदद भी कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर कितनी भी साजिश करे, चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि देवी नवरात्रि उत्सव के दौरान भाजपा ने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए असली दशहरा और दिवाली आगे के नतीजे के बाद ही आएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विजयदशमी सम्मेलन के नाम पर हर साल आयोजित होने वाले अलाई बलाई कार्यक्रम का कल नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में भव्य आयोजन किया जाएगा। दत्तात्रेय ने अलाई बलाई फाउंडेशन के अध्यक्ष बंडारू विजयलक्ष्मी और अन्य नेताओं के साथ इस कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि अलाई बलाई को इस तरह विकसित किया जाएगा कि देशभक्ति, राष्ट्रीयता और समाज के लिए काम करने के प्रति समर्पण की भावना विकसित हो। तेलंगाना कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे मनोरंजन। उन्होंने अलाई बलाई में तेलंगाना के व्यंजनों का आनंद लेने के लिए कहा।
दशहरे के अवसर पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के आवास पर एआईसीसी नेताओं के लिए अल्पाहार का आयोजन किया गया। एआईसीसी नेता दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कोपुला राजू, संपत कुमार, रेणुका चौधरी और केवीपी रामचंद्र राव अल्पाहार में शामिल हुए। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने टिप्पणी की कि क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा का सामना करना संभव नहीं है। हैदराबाद में बोयिनपल्ली गांधी विचारधारा केंद्र में भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा की गई। इसमें दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश के साथ पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भाग लिया। उन्होंने सभी लोगों से राज्य में राहुल के मार्च का समर्थन करने को कहा। उन्होंने टिप्पणी की कि तेरास को एक राष्ट्रीय पार्टी में बदलने के कुछ भी गलत नहीं है। टीआरएस नेता और आंध्र प्रदेश के खेल प्राधिकरण एसएएपी के पूर्व निदेशक राजनाला श्रीहरि ने यहां चौरस्ता में विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा एक राष्ट्रीय पार्टी के गठन के अवसर पर गरीब हमाली कार्यकर्ताओं को मुर्गियों और शराब वितरित की। टीआरएस नेता ने लगभग 200 मुर्गी और शराब की बोतलें बांटी, लोगों से आशीर्वाद मांगा और केसीआर के लिए एक महान भविष्य की कामना की, जो नई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने, और आईटी मंत्री केटी रामाराव के लिए पार्टी के राज्य अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने केसीआर के प्रधानमंत्री और केटीआर राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए विशेष प्रार्थना भी की। टीआरएस नेता श्रीहरि का मुर्गी और शराब की बोतलें बांटने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। राजनाला को गरीबों की मदद के लिए अजीबोगरीब कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जाना जाता है। अतीत में उन्होंने भारी बारिश के समय में व्यवस्था में उनकी मदद करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को छतरी वितरित की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भिखारी महिलाओं को फूलों के गुलदस्ते और भोजन के साथ शॉल भेंटकर उनका अभिवंदन किया था। उन्होंने कहा, इस दुनिया में हर कोई सम्मान का हकदार है। तेलंगाना सरकार दलितों के कल्याण को बहुत प्राथमिकता दे रही है। इससे प्रेरणा लेकर मैंने गरीबों की मदद करना शुरू किया। जब देश में चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल बिना रुके मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश में मुफ्त योजनाओं को लेकर धड़ल्ले से घोषणा करती है। इन मुफ्तखोरी पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा बहस होती रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने भी मुफ्त घोषणाओं पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट जारी की है कि इन पर एक सीमा निर्धारित की जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दल लोगों को यह भी बताएं कि मुफ्त में मिलने वाला खर्च कितना है और उन्हें इसके लिए जरूरी फंड कहां से मिलेगा। कहा जाता है कि मतदाता इस विषय पर अपनी राय बनाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि इन मुफ्त या कल्याणकारी योजनाओं की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मुफ्त सुविधाओं की जांच के बाद भी पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इस आदेश में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से यह बताने को कहा है कि वे एक विशेष योजना क्यों दे रहे हैं और उन्हें फंड कहां से मिलता है। इस बीच राजनीतिक दलों को इस तरह के आश्वासन देने से नहीं रोका जा सकता है, इसलिए मतदाताओं को इसे अपना अधिकार मानना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 22,500 करोड़ तक पहुंच गया है। अब तक 20,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाए गए हैं और हाल ही में 2,500 करोड़ रुपए और उधार लिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी बांडों की नीलामी की है। अधिकारियों ने 12 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए, 13 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए और 14 साल के लिए 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड की नीलामी की। 1,000 करोड़ 7.84%, जबकि बाकी 1,500 करोड़ 7.83% पर बिके। इसके साथ ही सरकार के खजाने में 2,500 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। प्रजा शांति पार्टी प्रमुख के ए पॉल ने कहा, मुनगोड उपचुनाव के प्रत्याशी उतारेंगे, उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेरास को हराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वे राज्य में शांति चाहते हैं। प्रजा शांति पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यदि 1 लाख नौकरियां नहीं दी जाती है तो वे किसी सजा के लिए तैयार है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि केसीआर इस कदर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जो पहले किसी सीएम ने नहीं किया। के ए पॉल ने आलोचना की कि सीएम केसीआर द्वारा शांति बैठक को अनुमति नहीं देना तुगलक शासन का परिचायक है।
प्रजा शांति पार्टी प्रमुख के ए पॉल ने कहा, मुनगोड़ उपचुनाव के प्रत्याशी उतारेंगे, उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेरास को हराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। वे राज्य में शांति चाहते हैं। प्रजा शांति पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यदि 1 लाख नौकरियां नहीं दी जाती है तो वे किसी सजा के लिए तैयार है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि केसीआर इस कदर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जो पहले किसी सीएम ने नहीं किया। के ए पॉल ने आलोचना की कि सीएम केसीआर द्वारा शांति बैठक को अनुमति नहीं देना तुगलक शासन का परिचायक है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बंजारा हिल्स स्थित टीआरएस भवन दौरे के मद्देनजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के मंत्री और लगभग सभी विधायक उपस्थित थे। संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के उपाय किए गए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया। एनटीआर भवन, अपोलो अस्पताल, फिल्म नगर से आने वाले वाहनों को जुबली हिल्स रोड नंबर 45-36 से डाइवर्ट किया गया है। मासब टैंक से रोड नंबर 12 की ओर आने वाले वाहनों को जाहिर नगर से एनटीआर भवन होते हुए रोड नंबर 110 से डाइवर्ट किया गया। प्रतिबंध सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहा। दशहरा नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में देवी दुर्गा का जुलूस निकाला गया। सैदाबाद माता मैदान में श्री विजय दुर्गा माता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। गाजे बाजे के बीच मां दुर्गा की विशेष शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रास्ते में देवी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और आरती की गई। जुलूस सैदाबाद शहर की सड़कों से होकर गुजरा था। ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा इसी महीने की 16 तारीख को होगी। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने अधिकारियों को सशस्त्र तरीके से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों को परीक्षा से 1 सप्ताह पहले टीएसपीएससी वेबसाइट के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड करना चाहिए। कुल 503 पदों के लिए 3,80,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी स्तर के पद होने के कारण ग्रुप 1 के लिए आवेदनों की बाढ़ जारी रही। प्रत्येक पद के लिए औसतन 756 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे। टीएसपीएससी ने कहा कि जनवरी या फरवरी में ग्रुप 1 में समायोजित करने की संभावना है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में तेजी लाई है। ईडी ने कांग्रेस पार्टी से जुड़ी यंग इंडिया कंपनी को चंदा देने वालों को निशाने पर लिया। दान देने वालों की सूची में तेलंगाना के कई कांग्रेस नेता भी हैं। गीता रेड्डी, शब्बीर अली, गली अनिल, अंजन कुमार यादव और सुदर्शन रेड्डी ने चंदा दिया है। ईडी ने हाल ही में उन्हें पत्र लिखकर चंदा के मामले में पूछताछ के लिए आने को कहा है। मालूम हो कि शब्बीर अली इसी महीने की 3 तारीख को ईडी की जांच में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उनसे करीब आधे घंटे तक पूछताछ की गई। पता चला है कि ईडी के अधिकारियों ने इस मौके पर यंग इंडिया के दिए गए चंदे को लेकर कई सवाल पूछे। हाल ही में गीता रेड्डी और गली अनिल कुमार को ईडी के सामने पेश होना था। अप्रत्याशित कारणों से वे पेश नहीं हुए। खबर है कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों से कहा कि वह कल जांच में शामिल होंगे। ईडी के अधिकारी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। जाहिद, जिसे हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर शहर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, वह पाकिस्तान में कहीं स्थित हैदराबादी फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। वह कथित तौर पर गौरी के लोगों से निर्देश प्राप्त कर रहा था, जो मौलाना मसूद अजहर द्वारा गठित जैश-ए-मोहम्मद समूह का अनुयायी है। गौरी, जो हैदराबाद के कुर्मागुड़ा में तब तक रहा जब तक वह दुबई नहीं गया और बाद में पाकिस्तान चला गया। उसने कथित तौर पर कुछ राजनीतिक समूहों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इसे बढ़ा रहा। खुफिया शाखा के एक अधिकारी ने कहा, अभियान और तोड़फोड़ की योजना के तहत गौरी शहर में अपने संपर्कों को पुनर्जीवित कर रहा था और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोगों की भर्ती कर रहा था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि जाहिद पहले शहर में आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में शामिल था और नियमित रूप से पाकिस्तानी आईएसआई एलईटी अकाउंट के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि 3 फरार व्यक्ति फरतुल्ला गौरी उर्फ एफजी, सिद्दीक बिन उस्मान उर्फ रफीक उर्फ अब्बू हमजाला और अब्दुल मजीद उर्फ छोटू सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं और कई मामलों में वांछित अब पाकिस्तान में बस गए हैं और आईएसआई के तत्वावधान में काम कर रहे हैं।
अतीत में उन्होंने स्थानीय युवाओं को भर्ती किया और उन्हें कट्टरपंथी बनाया और 2002 में साईं बाबा मंदिर दिशनर के पास विस्फोट, मुंबई के घाटकोपर में बस विस्फोट और 2005 में बेगमपेट में टास्क फोर्स कार्यालय विस्फोट जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। 2004 में गणेश मंदिर सिकंदराबाद के पास विस्फोट। उन्होंने कहा, आनंद ने आगे कहा कि अब्दुल जाहिद ने अपने कबूलनामे में खुलासा किया कि फरतुल्लाह गौरी, अब्बू हमजाला और मजीद ने उसके साथ अपने संपर्कों को पुनर्जीवित किया और उन्होंने उस हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित और वित्त पोषित किया। पाकिस्तान स्थित आकाओं के कहने पर जाहिद ने समुद्दीन और माज हसन को भर्ती किया। तलाशी अभियान के दौरान तीनों के पास से 4 ग्रेनेड बरामद किए गए। वह अपने समूह के सदस्यों के माध्यम से सार्वजनिक समारोहों को निशाना बनाकर हथगोले फेंकने की योजना बना रहा था। माज ने ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया जाने की कोशिश की। मेहदीपट्टनम के माज हसन फारूक उर्फ माज 29 को पहले से ही कानून के बारे में पता था और उसे पहले नागपुर पुलिस ने सीरिया की यात्रा करने और ISIS में शामिल होने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया था। उसके पिछले 2 प्रयासों में तेलंगाना पुलिस ने उसे एक लड़की सहित 3 अन्य लोगों के साथ पकड़ा था। चारों ने कश्मीर के रास्ते सीरिया जाने और ISIS लड़ाकों में शामिल होने की योजना बनाई थी। उन सभी ने कहा था कि उन्हें ISIS के ऑनलाइन भर्तीकर्ताओं ने जिहाद में शामिल होने का लालच दिया था। एक मामले में फारूक को 3 अन्य लोगों के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया था और काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया था। फिर कुछ महीने बाद उसने कश्मीर के कुछ लोगों की मदद से सीरिया जाने का प्रयास किया और नागपुर में पकड़ा गया। हैदराबाद पुलिस ने फारूक और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मादापुर जोन SOT माइलर देवपल्ली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। ACP गंगाधर ने बताया कि वनस्थलीपुरम के रहने वाले इन 3 ऑटो चालकों एडम, भरत कुमार और शंकर, इन सभी ने गैंग बनाकर इस गोरख धंधे को शुरू किया। ACP ने कहा कि माइलर देवपल्ली के माधव गौड़, वेंकट दुर्गा ने मणिकंठा नायडू की मदद से नकली नोटों का उपयोग करके आसानी से पैसा बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मादापुर SOT पुलिस ने गुप्त सूचना पर उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब वह काटेदान इलाके में नकली नोट बुनाने का प्रयास कर रहे थे। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि राज्य के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसने बताया कि आंध्र प्रदेश के तट पर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ रेखा समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। डन विद दिस। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनके प्रभाव से मौसम विभाग ने शुरुआती चेतावनी जारी की है कि बुधवार से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज लाइव। सिटी विजन के सारे दर्शकों को सिटी विजन की ओर से दशहरा की शुभकामनाएं।